Hello and welcome to the physics class. Physics is the scientific study of various physical phenomena. We measure various physical forces and physical quantities involved in those physical phenomena. Now some of the physical quantities are very common. They are ubiquitous, such as mass or length. In fact हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में तो उसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ उसका मास होगा। ये यूबिक्विटस प्रॉपर्टीज है। ये अलग बात है कि अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी जानते हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है, जैसे कि प्रोटॉन, लेकिन अमूमन ये हम मान सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ मास होगा, भले ही कितनी भी छोटी हो। इनफैक्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका भी एक स्पेसिफिक मास होता है, इनकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका मास नहीं या लेंथ नहीं हमारे प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है me, उसकी वैल्यू होती है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन का मास होता है mp, उसकी वैल्यू होती है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन का मास होता है mn, उसकी वैल्यू होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से ज़्यादा भारी होता है। इनफैक्ट इतना भारी होता है कि अगर आप इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दें तो भी जो उसका सम निकलेगा वो मास ऑफ न्यूट्रॉन से छोटा होगा। ठीक है। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टी होती है मास। उनमें मास होता है जिसकी वजह से वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब जो फोर्स मास की वजह से, रेस्ट मास की वजह से एक्सर्ट होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मास यूबिक्विटस है, हर चीज़ का मास होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूबिक्विटस है। आप कहीं पर भी हर जगह इसको महसूस कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो इतना कॉमन है, इसलिए उस पर बहुत पुरातन काल से स्टडीज चली आ रही है। ये धारणा है कि न्यूटन से पहले ग्रेविटी के बारे में कोई जानता ही नहीं था, उसके बारे में किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। हालांकि ये गलत धारणा है। न्यूटन से पहले भी ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ जाना जाता था। कई लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे और कई सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई थी। इनफैक्ट हमारे इंडिया में ही, जो भारतवर्ष में जो हमारे पुरातन काल के साइंटिस्ट थे, जैसे कि बारहमेर, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने थीसिस लिखी हुई है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण जो कि इंग्लिश में जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ब्रह्मगुप्त का एक सूर्य सिद्धांत एक साइंटिफिक बुक है जिसमें कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ग्रेविटी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये मास की वजह से होती है और मास हर चीज़ में होता है और ये हमें अफेक्ट भी करता है। लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि यूबिक्विटस तो हैं, लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो आसानी से हमें दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती। ऐसी एक प्रॉपर्टी है चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है, जो प्रोटॉन है उसका भी मास होता है, न्यूट्रॉन का अपना कुछ मास होता है। अब क्योंकि ये मास होता है तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनका अपना। तो ये जब तक चार्ज के बारे में जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये माना गया कि भाई जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो ये माना गया कि भाई ये सारी चीज़ जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से स्टेबल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को बांधे हुए हैं। लेकिन जब स्टडी किया गया, दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, me1 me2, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, जो Fg है, वो कैसे दिया जाता है? G(m1 m2/r²). ठीक है ना। तो ये जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आया ये
फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर, जब ये कैलकुलेट किया गया तो ये आया 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 to the power स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर मीटर। तो ये जो वैल्यू आई ये आई लगभग 5.5 इंटू 10 to the power minus 67 न्यूटन। 5.5 इंटू 10 to the power minus 67। तो ये जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई ये बहुत ही फीबल फोर्स है, बहुत नगण्य, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये सोचा गया कि भाई क्या सच में इतना छोटा सा फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुए रखा है एक एटम में। तो फिर उस फोर्स को स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट किया गया। तो जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई वो लगभग आई 2.3 इंटू 10 to the power minus 24 न्यूटन। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। और एक और रोचक बात पता चली कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, वो हमेशा चीज़ों को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, और ये सेंटर लाइन को फॉलो करता है। तो कोई भी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके सेंटर को जोड़ती हुई जो लाइन है उस लाइन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब इस फोर्स को इनके बीच में जो टोटल फोर्स है उसको स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये एक दूसरे को रैपल कर रहे हैं, ठीक है, ये टिकना ही नहीं चाहते एक दूसरे के पास, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और वो भी इस फोर्स से धक्का दे रहे हैं जो कि 2.3 इंटू 10 to the power minus 24 न्यूटन। आप अगर आप इसको अकेले में अलग से देखो तो ये भी बहुत ही फीबल फोर्स है, बहुत कम फोर्स है। लेकिन जब आप इसको इस फोर्स से कंपेयर करो ग्रेविटेशनल फोर्स से 5.5 इंटू 10 to the power minus 67 न्यूटन, तो ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इससे कहीं ज़्यादा, इसको बहुत इजीली ये ओवर पावर करता है। इनफैक्ट जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इस फोर्स को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। जो मेजर फोर्स है वो ये है, ठीक है। तो ये एक जानकारी मिली कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रैपल कर रहे हैं, और उनके बीच में जो फोर्स है वो जो मास की वजह से फोर्स होता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें मास के अलावा भी कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी वजह से ये फोर्स है। देखो कोई भी फिजिकल फोर्स है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक अंदाज़ा लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, पर जिसकी वजह से ये फोर्स है। इस क्वांटिटी का नाम दिया गया चार्ज, ठीक है। अब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके बीच में अगर वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हो तो उनके बीच में यही फोर्स होता है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सब में एक ही बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई, ये पता चल गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ओवर पावर करते हुए एक ऐसा फोर्स क्रिएट होता है जो कि रिपल्सिव है इन नेचर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा रहा है। तो जब ये जानकारी पता चली तो कौतूहल जगा, तो उन्होंने प्रोटॉन्स को भी स्टडी किया। दो प्रोटॉन्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा, MP1 MP2, ठीक है। और फिर उनके बीच में पहले तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा। ग्रेविटेशनल पुल हमेशा वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल, उसकी वैल्यू निकाली उन्होंने, और फिर उन्होंने एग्जैक्ट जो टोटल फोर्स है इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में वो स्टडी किया। उसकी भी वैल्यू आई 2.3 इंटू 10 to the power minus 24 न्यूटन, लगभग उतनी ही जितनी की दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स था, उतना ही रिपल्सिव फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में भी पाया गया। तो ये अंदाजा लगाया गया कि जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स में थी जिसकी वजह से उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स था,
वही प्रॉपर्टी इन प्रोटॉन्स में भी है और इनके बीच में भी उतना ही फोर्स है, इसलिए जितनी क्वांटिटी उस प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रॉन्स में थी उतनी ही क्वांटिटी इन प्रोटॉन्स में भी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज सेम, ये अंदाजा लग गया। और वो कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, और इतना ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। तो अभी तो ये जानकारी हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उनके बीच में एक दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होता है। और उसका उन्होंने जब उस पर स्टडी किया और रिसर्च किया तो उसकी वैल्यू ये है। अब फिर उन्होंने क्या किया कि एक तो इलेक्ट्रॉन रखा Me और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक प्रोटॉन रखा। ठीक है, अभी तक तो ये अंदाजा हो ही गया था हमें कि दोनों के बीच में एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। फिर उन्होंने एक ऐसे कोई पेयर को स्टडी किया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। जब इसका रिजल्टेंट टोटल फोर्स उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि इनके बीच में भी 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -24 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में वो रिपल्सिव फोर्स था, प्रोटॉन्स के केस में भी वो रिपल्सिव फोर्स था, इस केस में वो अट्रैक्टिव फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -24 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, तो ये पता चला कि भाई जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पेयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को बांधते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो इससे सारी युक्ति सुलझ गई एटम की कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिव, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं वो क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर इस सारी जान जब ये पता चला कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल कर रहे हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन को रेपेल कर रहे हैं, तो ये समझ में आया कि चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि प्रोटॉन में भी होती है और इलेक्ट्रॉन में भी होती है। लेकिन जो प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी से टोटल अपोजिट है। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटॉन के चार्ज को Mp को पॉजिटिव कह दिया, ये टोटली आर्बिटरी था, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कह दिया। Me जो होता है वो नेगेटिव है। तो इन केस ऑफ जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है। ये टोटली आर्बिटरी है, इसमें हम ये नहीं जानते कि उसका क्या बेसिक नेचर होता है। हम ये मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज होते हैं एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक मास और लेंथ। अब मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है, जो कि पाया गया दो इलेक्ट्रॉन्स दो प्रोटॉन्स या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, वो से हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स तो स्टडी कर लिए, उन्होंने प्रोटॉन्स को भी स्टडी कर लिया, उन्हें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्जेस हैं जो एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन उनका नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिर उन्होंने दो न्यूट्रॉन्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, Mn, और उनके बीच में टोटल फोर्स जो होना चाहिए वो कैलकुलेट किया। तो जब उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो पाया गया
कि दो न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है वो है 1.9 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन, और ये उतना ही है जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, और ये अट्रैक्टिव है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनमें वो चार्ज नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में होती है, ठीक है। इसीलिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। इसलिए न्यूट्रॉन्स को उन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं है, नहीं होता, चार्जलेस और न्यूट्रल। तो जो प्रोटॉन का चार्ज है, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो नेचर प्रोटॉन का है, उसको उन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं उसको कह दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में स्थापित हो गई। अब चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलम है। 1 कूलम इज द चार्ज that flows through a wire in 1 second if the current in that wire is 1 ampere। चार्ज इज कूलम, और एक कूलम कितना होता है? अगर एक तार है जिसमें कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो किया उसको हम कहते हैं 1 कूलम। अब चार्ज फ्लो किया, करंट, जिस इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। एक जो मेजर प्रॉपर्टी होती है चार्ज की वो ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज, कोई बॉडी चार्ज होती है, या फिर प्रोटॉन्स की वजह से कोई बॉडी चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स आधे या 1/3 या 1/4 तो हो नहीं सकते, वो एक इंटीग्रल नंबर में ही किसी बॉडी में पाए जाते हैं। किसी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 0.5 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसा किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में नहीं होता। तो जो कोई भी बॉडी है उसका जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मान लो एक बॉडी है, उसमें n1 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n1 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n2, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी, टोटल चार्ज विल बी n1 माइनस n2 इंटू Q, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू Q, ये टोटल चार्ज होगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब की कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। कोई ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये है चार्ज का क्वांटाइजेशन। और ये जो n1 माइनस n2 है, ये हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो ये है चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ऐसी जो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो ये है कि चार्ज इज कंजर्व इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। द चार्ज इज कंजर्व, दैट इज we cannot create or destroy the charge. In fact, we can destroy the material particles, but we cannot create or destroy the charge. In fact, कुछ प्रोसेस होती है जिसमें कि मास डिके हो जाता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड। In fact, मास एनर्जी, जो मास और एनर्जी दोनों हैं वो तो कंजर्व्ड है, लेकिन मास अकेला मास, अकेला रेस्ट मास वो कंजर्व नहीं है। एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिके होते हैं। एक न्यूट्रॉन
डिके होके एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज होती है? अभी हमने पहले देखा था कि जो न्यूट्रॉन का टोटल मास है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टोटल मास से, इनको जब ऐड किया जाता है तो उसके टोटल मास से ज़्यादा होता है। तो वो जो ज़्यादा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस जो बीटा डिके में मास इज नॉट कंजर्व, सम मास इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास एनर्जी इज कंजर्व बट मास एज एन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व। लेकिन बीटा डिके में भी जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज नहीं डिके हो रहा है, चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज 0 होता है। एक प्रोटॉन इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को जब ऐड किया तो 0 कूलम। तो बीटा डिके में भी चार्ज ना तो क्रिएट किया जा रहा है ना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन मास जो है वो कंजर्व नहीं है, चार्ज कंजर्व है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज कंजर्व। अब जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही होता है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, दो चार्ज बॉडीज हैं, तो जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस बॉडी के सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से, और दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है जो इनको कनेक्ट कर रही है, उसी लाइन पे एक्ट करता है। ठीक है, तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात यह है कि ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो गॉसियन थ्योरम को फॉलो करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं जो कि आर डिस्टेंस पे रखी गई हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इनके बीच में आर है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। गॉसियन थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड या उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस r पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से। तो मान लो एक चार्ज बॉडी है जिसका टोटल चार्ज q है, तो गॉसियन थ्योरम कहती है कि एट अ डिस्टेंस r its electric field or force created by this charge will be directly proportional to q। अब केस ये है कि हमने दो चार्ज पार्टिकल है q1 एंड q2, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है। तो गॉसियन थ्योरम क्या कह रही है कि जो Fe है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 होगा, ऑल्सो Fe विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q2 होगा यहाँ पे गॉसियन थ्योरम। और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फोर्स फॉलो करता है, इनके बीच में r है तो Fe विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन तीनों को जो हमने कंबाइन किया Fe का जो प्रोपोर्शनलिटी आई वो आई q1 इंटू q2/r²। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई हमने तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जिसको हम कहते हैं kb, q1 q2/r²। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है ये। और ये जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का, इसको हम कहते हैं कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, कूलम्बियन फोर्स गॉसियन थ्योरम और इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिराइव किया जाता है और ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल q1 एंड q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोस चार्जेस। केवी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और दैट मीडियम इन विच दोस टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड।